नमस्कार। जब भी हम शुंग राजवंश का नाम सुनते हैं, जो करीब 185 से 73 ईसा पूर्व का दौर था, तो अक्सर जहन में राजनीतिक उथल-पुथल और लड़ाइयों की ही तस्वीर बनती है ना? पर क्या यही पूरी कहानी है? आज हम इसी सोच को थोड़ा और कुरीदेंगे और शुंग काल के एक बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा रचनात्मक पहलू को सामने लाएंगे। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, क्या शुंग काल को सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयों के लिए ही याद रखा जाना चाहिए या फिर इतिहास के पन्नों में कोई और कहानी भी छिपी है, एक ऐसी कहानी जो कला, साहित्य और संस्कृति की बात करती हो। चलिए मिलकर इसकी पड़ताल करते हैं। अपनी खोज की शुरुआत करते हैं शब्दों की दुनिया से। देखिए, शुंग काल सिर्फ तलवारों का ही नहीं बल्कि कलम का भी जमाना था। ये एक ऐसा वक्त था जब संस्कृत साहित्य और ज्ञान विज्ञान अपने चरम पर था। और इस दौर की बौद्धिक हलचल का सबूत हमारे सामने ये तीन बड़े नाम हैं: पतंजलि का महाभाष्य, मनुस्मृति और कालिदास का मशहूर नाटक मालविकाग्निमित्र। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये तो उस दौर की आत्मा में झांकने वाली खिड़कियों की तरह हैं। महाभाष्य की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सिर्फ एक व्याकरण की किताब नहीं है। हाँ, ये पाणिनि के नियमों पर एक कमेंट्री है, लेकिन पतंजलि ने इसमें उस समय के समाज और राजनीति की भी एक झलक दे दी है। और यही बात इस बात का पक्का सबूत है कि शुंग काल में विचारों और ज्ञान की कितनी कद्र थी। और ऐसा ही कुछ बाकी दो किताबों के साथ भी है। मनुस्मृति से हमें उस समय के सामाजिक नियम कानूनों का पता चलता है, तो वहीं मालविकाग्निमित्र, अरे वो तो हमें सीधा शुंग शासक अग्निमित्र के दरबार के अंदर ले जाता है। उस दौर की राजनीति और शाही जिंदगी सब आंखों के सामने आ जाती है। तो ये तो हुई शब्दों की बात। अब चलते हैं पत्थरों पर उकेरी गई कहानियों की तरफ। शुंग काल में कला और आर्किटेक्चर सिर्फ राजा महाराजाओं के महलों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये आम लोगों तक पहुंचा और समाज के भले का एक जरूरी हिस्सा बना। इस दौर की सबसे बड़ी देन थी कि जो महान बौद्ध स्तूप पहले से मौजूद थे, उन्हें और भी भव्य और भी खूबसूरत बनाया गया। मतलब कुछ एकदम नया बनाने से ज्यादा जोर इस बात पर था कि जो विरासत में मिला है उसे संवारा जाए, उसे एक नई जिंदगी दी जाए। यहाँ पे ये फर्क कितना साफ नजर आता है ना। एक तरफ मौर्य काल का बना सीधा साधा स्तूप है और दूसरी तरफ शुंग काल में उसका बदला हुआ कई ज्यादा शानदार रूप। उन्होंने न सिर्फ स्तूप का आकार बढ़ाया, बल्कि चारों तरफ ये जो खूबसूरत नक्काशी वाले गेटवे, जिन्हें तोरण कहते हैं, वो भी जोड़े। और इनसे तो इसकी सुंदरता में जैसे चार चांद लग गए। और ये सिर्फ सांची में ही नहीं हुआ। भरहुत का स्तूप भी शुंग कला का एक लाजवाब नमूना है। वहां की पत्थर की रेलिंग्स और उन पर जो मूर्तियां तराशी गई हैं, वो उस जमाने के कारीगरों का हुनर दिखाती हैं। हर मूर्ति जैसे कोई कहानी कह रही हो। तो हमने साहित्य की बात की, कला की बात की। अब आते हैं शुंग काल के तीसरे और बहुत जरूरी पहलू पर, और वो है परंपराओं का पुनरुद्धार। ये वो दौर था जब वैदिक संस्कृति और रिवाजों को एक नई ऊर्जा मिली। शुंग शासकों ने, खास तौर पर पुष्यमित्र शुंग ने, वैदिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों को जमीनें दान में दी और यज्ञशालाएं भी बनवाईं। ये सब सिर्फ धार्मिक काम नहीं थे, बल्कि ये समाज को एक साथ जोड़ने का एक जरिया भी था। तो असल में बात यह है कि अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े आयोजन सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं थे। ये अपने आप में वैदिक धर्म और संस्कृति को बचाने और उसे बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली प्रतीक थे, एक मजबूत संदेश थे। तो साहित्य, कला और धर्म, हमने इन तीनों पहलुओं को देखा। अब अगर इन सब धागों को एक साथ जोड़ें तो शुंग काल की असली तस्वीर सामने आती है। और ये तस्वीर, यकीन मानिए, लड़ाइयों और जंगों से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। शुंग काल की असली पहचान राजनीतिक लड़ाइयों में नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति को सहेजने और उसे एक नया रूप देने में है। ये इतिहास का वो अहम मोड़ था जहां हमारी पुरानी परंपराओं को सिर्फ बचाया ही नहीं गया, बल्कि उन्हें निखारा भी गया, एक नई पहचान दी गई। तो कुल मिलाकर अगर हम शुंगों की विरासत को देखें तो ये तीन मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देना। दूसरा, स्तूप आर्किटेक्चर को एक नए मुकाम पर ले जाना। और तीसरा, वैदिक परंपराओं की हिफाजत करना। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर शुंग राजवंश ने संस्कृति को बचाने का ये बीड़ा न उठाया होता, तो हमारी साहित्यिक, कलात्मक और धार्मिक विरासत आज वैसी ही होती जैसी हम उसे जानते हैं,
ये सवाल ही अपने आप में शुंग काल की अहमियत बता देता है।